अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीप स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी टर्म से हम पहले ही वाकिफ हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप यूँ भी कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो एक प्रेजेंस का नाम है, डिफरेंट स्पीशीज़ की प्रेजेंस का नाम है किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेस पर। ठीक है, आप एक फॉरेस्ट को भी एक बायोडाइवर्सिटी काउंट कर सकते हैं, एक डेजर्ट को भी आप एक बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, एक पाउंड को भी आप एक बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब हमारे पास क्या है? कह रहा है कि कंजर्वेशन सिंपली मीन्स द वे ऑफ केयरिंग, सेविंग द स्पीशीज इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। के दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं उनको उनकी केयर करना और उनको बचाना कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का दो टर्मिनोलॉजी को मालूम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली कि एक्सटिंक्ट स्पीशी किसे कहते हैं, दूसरी इंडेंजर्ड स्पीशी किसे कहते हैं। ठीक है ना। एक्सटिंक्ट वर्ड यानी एक्सटिंक्ट स्पीशी उसे कहते हैं कि श्योरली नॉट फाइंडिंग द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज इन इकोसिस्टम, कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे माहौल में उस नस्ल का एक भी जानदार अगर अभी तक जिंदा ना होगा ना, तो उस स्पीशी को जो है ना एक्सटिंक्ट बोल दिया जाएगा कि वो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं, या इनको नापेद भी बोला जाता है कि यानी वो दोबारा पैदा ही ना हो सकें। ठीक है ना। उर्दू में इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है नापेद, यानी ना पैदा होने वाले। इसकी एग्जांपल आप मेमथ ले सकते हो, दीज वर एलिफेंट लाइक मेमल्स। डायनासोर्स की एग्जांपल ले सकते हो, डोडो बर्ड की एग्जांपल ले सकते हो। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी इस वक्त दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है टर्म इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड टर्म किसके लिए यूज करते हैं? कहते हैं स्पीशीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में, या आप कह सकते हो कि जिनकी तादाद ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हो और जिनके लिए ये कहा जाए कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आगे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त में ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी एंडेंजर्ड यानी एक्सटिंक्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा इंडेंजर्ड। फिर से दोहरा रहा हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एक भी नस्ल, एक भी जिनका ऑर्गेनिज्म जो है ना अभी तक दुनिया में प्रेजेंट ना हो, जिंदा ना हो, उनको एक्सटिंक्ट स्पीशी बोला जाएगा। जैसे डायनासोर आप अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मेमथ आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, डोडो बर्ड आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते वो एक्सटिंक्ट स्पीशी कहलाएगी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाने वाले हैं, दुनिया से ख़त्म हो जाने वाले हैं, अगर उनकी तादाद इसी तरह दिन ब दिन कम होती रही तो ऐसे जानदारों को जो है ना वो इंडेंजर्ड स्पीशी बोला जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास मार्खोर है, ब्लैक डियर है, इंडस डॉल्फिन है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें खतरा लाहक है एक्सटिंक्शन का। अच्छा, कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी की? इन ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को या इन ऑर्गेनिजम्स को बचाना क्यों ज़रूरी है? इसके रीजंस हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रीजंस कि कौन से रीजंस हैं कि जिन रीजंस को मद्देनज़र रख के हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को जो है ना वो कंजर्व करना है। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, पर मैंने यहाँ पर मेन रीजंस जो है ना वो डिस्कस किए हैं। सही है। आप देखें, सबसे पहले इकोलॉजिकल बैलेंस, कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रख रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं, तो हमारा माहौल बैलेंस में रहेगा। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं मेंटेन्स इकोसिस्टम सर्विसेज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो हमारा इकोसिस्टम है ना उसके अंदर मौजूद चीज़ों को बरकरार रखता है, बैलेंस में रखता है। कैसे? सबसे पहली चीज़ क्लीन एयर। क्लीन एयर, सही साफ सुथरा वाटर और फर्टाइल सॉइल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे प्लांट्स भी यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्तों को काटते जाते हैं, इससे क्या होगा? इससे माहौल में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होने से और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से क्या होगा? हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के होने से क्या होता है कि बारिशें बहुत कम होने लगती हैं। बारिशों के कम होने से क्या होगा? जो ज़मीन है वो खुश्क पड़ जाएंगी, बंजर हो जाएंगी और फर्टाइल नहीं रह पाएंगी। दूसरी चीज़, जब
हमारी हवा के अंदर हमने दरख्त नहीं काटे और हम जो है ना जितना कोशिश कर रहे हैं दरख्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दरख्तों को नहीं काट रहे, डिफोरेस्टेशन नहीं कर रहे अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, हवा साफ़ रहेगी। क्यों? क्योंकि माहौल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, हवा साफ़ रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, गर्मी नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो है ना फ्लडिंग, आपने न जाने कहीं सुना हो या नहीं, लेकिन हमारे जो ट्रीज़ हैं वो हमें फ्लड्स वगैरह से भी बचाते हैं, इसलिए पानी से आने वाली जो तबाही वगैरह होती है वो रुक जाती है, ठीक है ना। और इस तरह पानी भी हमारा जो माहौल के अंदर है वो साफ़ सुथरा रहता है अगर हम जो है ना डिफोरेस्टेशन नहीं करते और हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। सेकंड थिंग, मेडिकल रिसोर्सेज के हमें बहुत सारे मेनी मेडिसिन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स, कि बहुत सारी जो है ना दवाइयाँ हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से बनाई जाती हैं। या आप एक एग्जांपल ले सकते हो जो फंगस से बनाई जाती है, लाइक पेनिसिलिन एक दवा है, एंटीबायोटिक है, वो फंगस से बनाई जाती है, ठीक है। इंसुलिन है, वो भी जो है ना वो जो एक किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है हमारे पास। प्लांट्स से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम इन्हें ही नुकसान पहुँचाते रहेंगे, जंगलात को ख़त्म करते रहेंगे, तो जिन जगहों पर हमें जिन प्लांट से हमें ये जो है ना वो दवाइयाँ वगैरह हम बना पा रहे हैं, क्या वो हम बना पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं? जैसे बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म, ठीक है ना। एग्रीकल्चर कि जब हम, अब क्या होता है, लोगों ने जैसे जैसे हमारी जो मेन रीज़न है ना बायोडाइवर्सिटी के ख़राब होने का, वो पॉपुलेशन है। आप ऐसे समझो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ा रहे हैं। पॉपुलेशन के बढ़ने से इंडस्ट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज पहले एक घर हुआ करता था जिसमें अफराद थे कुल 4, ठीक है ना। अब वो 4 से बढ़कर उनकी शादी वगैरह हो गई, वो अब 4 से बढ़कर हो गए 8। पहले जहाँ वो 4 बंदे एक शैम्पू इस्तेमाल कर रहे थे 1 महीने में, अब 8 बंदे हो गए तो वो 2 शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, फिर इंडस्ट्रीज़ को भी तो वो डबल चीज़ बनानी पड़ेगी ना, डबल बनाने के लिए फिर इंडस्ट्री भी एक्सपेंड होगी। अब इंडस्ट्री ज़ाहिर-सी बात है एक्सपेंड होगी, तो लेट्स सपोज़ अक्सर औक़ात क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ ऐसी जगह पे लगती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुला एरिया होता है, तो वो लोग जो एग्रीकल्चर की भी ज़मीन होती है ना, उसको भी खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और जो है ना इंडस्ट्री लग जाती है उस जगह पे। अब ज़ाहिर-सी बात है इंडस्ट्री है तो वो बहुत ज़्यादा केमिकल भी एक्सक्रीट कर रही होगी, जो ना वो रिवर्स के अंदर या उसके अंदर से बहुत सारा धुआं भी निकलेगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे पास रीज़न बनता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इंडस्ट्रीज़ में फिर ये चीज़ें हमारी काम भी आ रही होती हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि अगर कोई फैक्ट्री है हमारी शुगर केन की फैक्ट्री है, तो वो उससे सपोज़ चीनी बनाते हैं, वो हमारा जो है ना ये भी हमें माहौल से मिल रहा है, ठीक है ना। अगर ज़मीन फर्टाइल नहीं होगी, हम शुगर केन नहीं उगा सकते, तो ये भी हमारा इकोनॉमिकल एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, हमारे माहौल को बचाना है। अच्छा, इकोनॉमिकल बेनिफिट दूसरा एग्रीकल्चर, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको इसकी शुगर केन की, शुगर केन को बचाना है। अगर हमारी ज़मीन फर्टाइल नहीं रहेगी तो हम अपना एग्रीकल्चर कैसे चला सकते हैं? नहीं चला सकते, इसलिए भी हमें एग्रीकल्चर को बचाना है। दूसरी बात, फिशरीज़, इंडस्ट्रीज से रिवर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। हमारी रिवर में जो है ना सीज़ में मौजूद मछलियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें इसलिए भी हमारे पानी को साफ रखना है, रिवर्स को साफ रखना है, इंडस्ट्री के मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई और जो है ना तरीक़ेकार ढूंढना है, ताकि फिशरी हमारी मछलियों को भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। दूसरी बात, अगर हम बहुत सारे दरख्त काटते जाएंगे, उसकी जगह कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी ऐसी चीज़ें लगाते रहें, तो हमारी क्या होगा, टूरिज़्म भी हमारे पास बहुत कम होने लगेगा। लाइक हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग जाते हैं वो जाते ही नेचर को देखने के लिए, प्लांट्स को, वहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। अगर हम उन्हें नुकसान पहुँचाते रहें, दरख्तों को काट काट कर वहाँ कोई और ऐसी चीज़ें बनाते रहें जो इतनी कोई ख़ास ना हो, जो टूरिस्ट को जो है ना वो ना अट्रैक्ट करती हो, तो भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स थे कि जिनकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, कंजर्व करना है, उसका ख्याल रखना है। तो ये उन सब रीज़न्स में से कुछ खास जो है ना वो हमारे पास रीज़न्स थे। इसके बाद हमारे पास एक और जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन, वो इसी से रिलेटेड है, वो अभी डिस्कस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, के दरख्तों का काटा जाना
दरख्तों का काटा जाना उनको नॉन फॉरेस्ट या आप कह सकते हैं कि लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि उस लैंड को इस्तेमाल किया जा सके, क्या कहलाया जाएगा? डिफोरेस्टेशन। अब इस डिफोरेस्टेशन के हमारे एनवायरनमेंट में बहुत से इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट से पहले अगर ये डिस्कस करें कि उनको लैंड में क्यों जो है ना वो कन्वर्ट किया जाता है। इसको लैंड में जो है ना लोग कन्वर्ट करते हैं, फॉरेस्ट को, दरख्तों को इसलिए काट रहे हैं कि उन्हें या तो अपने घर बनाने हैं या उसकी जगह कोई फैक्ट्री लगानी है। तो दीज आर द मेन रीज़न। या वो उन लकड़ियों को इस्तेमाल करके बेच के अपना घर चलाना चाहते हैं। ये रीजन होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। अगर वो लोग इसी तरह दरख्त काट रहे हैं, या सिंपली कहूँ कि भाई डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों को ज़रूरत से ज़्यादा काटना, ठीक है ना। अब डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे माहौल पर बहुत से। पहली तो ये कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या हो रहा है कि जब वो दरख्तों को काट रहे हैं तो दरख्तों में सिर्फ दरख्त नहीं कट रहे, वहां पर उन दरख्तों पर मौजूद जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे वो भी मर जा रहे हैं, क्योंकि उनको माहौल नहीं मिल पा रहा जीने के लिए, वो मर जाते हैं अक्सर करके। ठीक है, इससे बायोडाइवर्सिटी को, हमारे माहौल को बहुत बहुत जो है ना वो नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज। हमारा जो माहौल है उसमें बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज आ जाता है, जैसा कि आजकल चल ही रहा है। दरख्तों के बहुत ज़्यादा काटे जाने से, डिफॉरेस्टेशन करने से क्या हुआ है, मैंने अभी भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, जिससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, माहौल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने लगा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज आया। अच्छा, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। इसकी वजह भी हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है कि हमारे पास जो वाटर साइकिल है वो दरहम बरहम हो चुका है, ख़राब हो चुका है। क्या हुआ है कि माहौल में क्लाइमेट के चेंज होने से अब बारिशें बहुत ज़्यादा कम होने लगी हैं, जिसकी वजह से ड्राट कंडीशन हो गई है। क्या होगी? ड्राट कंडीशन होगी, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, खुश्क साली आ गई है, और क्या होने लगा है, बहुत से सैलाब आने लगे हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो फ्लड्स को रोकने का भी काम करते हैं। फोर्थ थिंग इसके अंदर आ रही है सोइल इरोजन, ज़मीन का बंजर हो जाना। ऑब्वियस बात है, जब बारिशें नहीं होंगी, ड्राट कंडीशन आएगी, आपकी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है। फिफ्थ चीज़ है हेल्थ इम्पैक्ट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्थ इम्पैक्ट्स। इसमें क्या है कि जब आपकी हवा ख़राब हो चुकी है, जाहिर सी बात है हमें जीने के लिए हवा की तो नीड है ही है ना भाई। कि जब आपकी हवा की क्वालिटी ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसकी वजह से लोगों में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, लाइक लंग कैंसर हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और इसी तरह बहुत सारी सांस की बीमारियां। तो ये कुछ जो है ना इफेक्ट्स थे हमारे डिफॉरेस्टेशन के। और आजकल तो ये मसला चल ही रहा है कि हमारे पास दरख्तों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, जिससे हमारे माहौल में फिर से ऑक्सीजन लेवल बढ़े, और ये जो आजकल की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ये भी जो है ना वापस अपने लेवल पे आ जाए, और ये फ्लड और ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं सारी डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह है। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग कम हो और हमारा जो इकोसिस्टम है वापस से बैलेंस में आ सके। ये थी हमारी आज तक की यहाँ तक की वीडियो। आपको कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।